आज से करीब 400 साल पहले भारत में अशिक्षा, अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम सीमा पर था। लोगों में ऊंच नीच का भाव इतना गहरा था कि गरीब और निचले जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था। इन्हें गांव से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि विद्वान पंडितों का मानना यह था कि छोटी जाति के लोगों की परछाई अगर उनके ऊपर पड़ गई तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। जानबूझकर ऊंची जाति के लोगों द्वारा आदिवासी और दलित समाज को सामाजिक रूप से इतना अलग कर दिया गया था कि ना तो उनका इलाज किया जाता था और ना ही उन्हें सामाजिक रूप से किसी कुएं, नहर, तालाबों से पानी भरने दिया जाता था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी समस्या थी अशिक्षा। ब्राह्मण पंडितों का कहना था कि दलितों को गुरुकुल या किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार शिक्षा केवल ऊंची जातियों का विशेष अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर कोई दलित व्यक्ति वेदों या शास्त्रों को सुन लेता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। ऊंची जाति के लोग, जो उन दिनों काफी शिक्षित हुआ करते थे, वो जानबूझकर दलित लोगों को ऐसे काम करने पर मजबूर करते थे जिन्हें अशुद्ध माना जाता था, जैसे चमड़ा बनाने का काम, मृत जानवरों का निपटारा, साफ सफाई और बहुत कुछ। लेकिन उन दिनों अशिक्षा के चलते दलित समाज के लोगों ने किसी भी तरह की आवाज नहीं उठाई और धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग होते चले गए। हालांकि 1815 के बाद राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में हो रहे अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो जातिवाद, बाल विवाह और छुआछूत के विरुद्ध थी। लेकिन उनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अशिक्षा के चलते दलित वर्ग के लोगों को ये पता नहीं था कि उन्हें सामाजिक रूप से अलग किया जा रहा है, और वो चुपचाप सब सह रहे थे। और ये सिलसिला कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र पुणे जिले के कटगुन गांव में एक किसान परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले रखा गया। इस बालक के पिता का नाम गोविंदराव फूले था और माता का नाम चिमनाबाई फूले था। इनके माता पिता, जो उन दिनों माली का काम किया करते थे, फूलों की माला बनाते थे और खेतों में बागवानी किया करते थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि ज्योतिराव छोटे थे। इसी बीच साल 1836 में ब्रिटिश सरकार ने पुणे जिले के कुछ गांवों में स्कूल खोले, जहां पढ़ना, लिखना और अंक गणित सिखाया जाने लगा। लेकिन पुणे में मराठी भाषा बोली जाती थी, जिसके लिए ईसाई मिशनरियों ने एक प्राइवेट मराठी स्कूल खोला, जिसमें सभी आम जनता के बच्चे पढ़ सकते थे। इस स्कूल के खुलने के बाद गोविंद राव जी ने अपने बेटे ज्योतिराव को मराठी प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन कुछ समय बाद एक ब्राह्मण क्लर्क की सलाह पर उन्होंने अपने बेटे को स्कूल से निकालकर अपने साथ खेती किसानी करवाने लगे। पहले के ब्राह्मणों का मानना था कि विद्या पवित्र है, इसे अन्य जाति के लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि विद्या निचली जाति के लोगों को देने से अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए ब्राह्मण क्लर्क ने गोविंद राव से उनके बेटे ज्योतिराव को स्कूल से निकालने की सलाह दी। लेकिन कुछ समय तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद ज्योतिराव को पढ़ने का शौक हो गया था। वो अपने खेतों में दीपक जलाकर पढ़ाई करने लगे। सौभाग्य से उनके घर के पास दो विद्वान शिक्षक भी थे, जिनमें से पहले गफ्फार बेग मुंशी, जो फारसी भाषा के शिक्षक थे, और दूसरे लिजिट थे, जो एक ईसाई मिशनरी थे। इन दोनों शिक्षकों ने ज्योतिराव की पढ़ाई के प्रति रुचि देखी और उनके पिता गोविंद राव से उनके शिक्षा की बात की। और इन शिक्षकों के कहने पर गोविंद राव जी ने अपने बेटे ज्योतिराव को फिर से स्कूल में दाखिला दिला दिया। और इस तरह साल 1847 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इस दौरान ज्योतिराव ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी कई आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि जैसे जैसे वो शिक्षित हो रहे थे, उन्हें अंग्रेजों की रणनीति समझ आ रही थी। वो जानते थे कि भारत धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहा है और वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। लेकिन इस बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन से आजादी पाने की इच्छा को बदल दिया। असल में ज्योतिराव को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने अपनी शादी में आमंत्रित किया। दूल्हा और उसकी बारात दुल्हन के घर जा रही थी। इस बीच बारात में कोई भी गैर ब्राह्मण शामिल नहीं था, जैसा कि हिंदू समाज में प्रथा बनाई गई थी। लेकिन जब पता चला कि एक गैर ब्राह्मण उनकी बारात में शामिल हो गया है, तो एक घमंडी ब्राह्मण ने ज्योतिराव पर झपट्टा मारा और खूब अपमानित करके बारात से निकाल दिया। अब ये सारी घटना जब घर जाकर उन्होंने अपने पिता से बताई, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि इस बात के बारे में ज्यादा न सोचे। प्रत्येक जाति की एक मर्यादा होती है, हर जाति के लोगों को अपने पद पर बने रहना चाहिए। और इतना कहकर उन्होंने बात हटा दी। इस घटना के बाद ज्योतिराव के मन में सिर्फ एक सवाल था, धर्म एक है, ईश्वर एक है, फिर इतना भेदभाव क्यों? वो समझ गए थे कि अशिक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं था। जैसा कि उनके पिता गोविंद राव ने उन्हें मर्यादा में रहने को बोलकर चुप करा दिया था। लेकिन ज्योतिराव चुप होकर शांत बैठने वालों में से नहीं थे, और उन्होंने प्रण ले लिया कि गैर ब्राह्मण लोगों को भी शिक्षित करना बेहद जरूरी है,
जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। इस स्कूल को विशेष रूप से महार, मांग और चमार जात की लड़कियों के लिए खोला गया था। ज्योतिराव का मानना था कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनका घर खुद एक स्कूल बन जाएगा और उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे। इस विद्यालय को खोलने में उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका साथ दिया और साल 1848 में स्कूल बनकर तैयार हो गया। लेकिन ब्राह्मणों ने फिर से अपनी टांग अड़ाई। वो महिलाओं को शिक्षा प्रदान कराने वाली संस्था के खिलाफ थे। पंडितों का मानना था कि महिलाओं को शिक्षा दिलाना शास्त्रों और धर्मों के खिलाफ है, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित हो गई तो वो अपनी मर्यादा भूल जाएंगी। इसीलिए ब्राह्मण पंडितों ने ज्योतिराव का जमकर विरोध किया। और जब ये बात उनके पिता गोविंदराव को पहुंची कि ज्योतिराव महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे हैं, तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका बेटा धर्म के विरुद्ध जा रहा है। जबकि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें समझाया कि ज्योतिराव जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। फिर भी गोविंदराव नहीं माने और अपने बेटे और उनकी पत्नी सावित्री बाई को घर से निकाल दिया। सावित्री बाई अपने पति ज्योतिराव का खुलकर साथ दे रही थी। इसीलिए ज्योतिराव के पिता गोविंदराव ने सावित्री बाई को भी घर से निकाल दिया। ज्योतिराव को जब घर से निकाल दिया गया तो उनकी आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें स्कूल बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो उन्होंने अपने दोस्त गोविंदे के साथ मिलकर एक नया स्कूल खोला। और देखते ही देखते इस स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। लड़कियों की पढ़ने में रुचि देखकर वहां के मेजर कैंडी ने स्कूल में किताबें उपलब्ध कराई। इस स्कूल में ज्योतिराव 4-5 घंटे बिना किसी वेतन के पढ़ाते थे। ब्राह्मण जाति इसका विरोध करती थी, लेकिन अंग्रेज ज्योतिराव के साथ थे, क्योंकि भारत में स्कूल खोलने की पहल अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है जब ज्योतिराव के स्कूल की एक 14 वर्ष की लड़की ने एक निबंध लिखा, जिसमें उसने लिखा, पंडित कहते हैं कि अन्य जातियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वो दावा करते हैं कि इससे हम शास्त्र विहीन हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम धर्म विहीन हैं? हे भगवान, कृपया हमें बताइए कि हमारा धर्म क्या है। आपकी कृपा से आपने हमें दयालु ब्रिटिश सरकार भेजी, जिनकी वजह से हमें राहत और कल्याण प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों के आने के पहले महार और मांग जाति के लोगों के खिलाफ अपराध करने पर अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता था, बल्कि हम पर ही अत्याचार होते थे। पहले हमें बाजारों में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम ऐसा कर सकते हैं। उस लड़की द्वारा लिखा गया ये निबंध बहुत कुछ कहता है। इस निबंध से पता चलता है कि ज्योतिराव को महात्मा ज्योतिराव फूले क्यों कहा जाने लगा। मैंने इस वीडियो की जानकारी पुस्तक ज्योतिराव फूले से ली है, जो तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी द्वारा लिखी गई है और दया अग्रवाल द्वारा अनुवादित की गई है। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जो महिलाएं शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं, उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उस समय महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा का बीज बोया। उनके और सावित्रीबाई फूले के प्रयासों से ही आज लाखों महिलाएं अपनी आवाज उठा पा रही हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।